फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम है खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर की तरफ से क्लास 10th lecture will be delivered today. Yesterday I was looking into the book and I came to know that accidentally 2 of the paragraphs of the previous lesson have been missed. पिछले चैप्टर जो चाइनीज़ न्यू ईयर था उसके बेटे एक्सीडेंटली ना 2 पैराग्राफ लास्ट जो 2 पैसेजेस थे वो मिस हो गए थे। वो ट्रांसलेशन में आज आपको करवा रहा हूँ ताकि वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और इसके साथ साथ मैंने जो ट्राई अगेन लास्ट टाइम आपको करवाई थी उसकी समरी आपने लाजमी बेटे तैयार करनी है। चलें जी, देखते हैं जो पिछले लेसन के लास्ट 2 पैराग्राफ से जो मिस हो गए हैं। बी अटेंटिव प्लीज़ जी। ऑनरी इसमें मीनिंग्स वगैरह कोई नहीं, इक्का दुक्का है, वो मैं ना आपको बता दूंगा। ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों की इज़्ज़त अफजाई, जानवरों को इज़्ज़त देना। देखें, हर सिस्टम का, हर निज़ाम का, हर मुल्क का जो एक तहजीब व तमद्दुन सकाफ़त हुआ करती है ना, उनका बेटे अपना अपना स्टाइल होता है, उनका अपना अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। तो जानवरों के साथ कंसिडरेशन हमारी, हम हलाल गोश खाते हैं, वेयर एज अगर हम इंडिया में देखें तो वो उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो बहरहाल इस डिटेल में नहीं मैं जा रहा, तो सुनिएगा ज़रा। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड, एवरी ईयर हर साल इसका ताल्लुक है, एसोसिएटेड मुंसलिक है, ताल्लुक है विद वन ऑफ द 12 एनिमल, 12 जानवरों में से किसी एक के साथ हर साल का ताल्लुक है। ऑफ द चाइनीज़ ज़ोडिएक, ज़ोडिएक होता है इल्मुल बुरूज, ये जो सितारों का इल्म होता है, सेजिटेरियस हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, तो ये 12 सितारे हैं टोटल। तो उनके हर साल को ना उस एक जो इल्मुल बुरूज का जानवर है ना उसके साथ मुंसलिक कर दिया जाता है, या उनसे मुंसलिक है। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, इन जानवरों को अक्सर औक़ात ज़ाहिर किया जाता है इन डेकोरेशंस, सजावटों में भी इन जानवरों को ज़ाहिर किया जाता है। मसलन उनका रैट ईयर भी होता है, रैबिट ईयर भी है, उनका लाइन ईयर भी है, गोट ईयर भी है, और स्नेक ईयर भी है, ड्रैगन ईयर भी है। लेट्स से कि अगर उनका कोई ड्रैगन ईयर जो है ना, मसलन 2020 उनका ड्रैगन ईयर है, तो हर जगह जब उनके यहाँ कोई फंक्शन वगैरह होगा ना, तो ड्रैगन की जो तस्वीर हैं उसके पोर्ट्रेट्स वगैरह, उसको ना वो सजावटों में जो है ना उसको उसका अमली इजहार किया जाता है। दीज एनिमल्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड, ये जानवर अक्सर का ज़ाहिर किए जाते हैं इन डेकोरेशन, सजावटों में इनकी नुमाइश की जाती है, ज़ाहिर किए जाते हैं। सम पीपल बिलीव, बाज़ लोगों का तो यहाँ तक अकीदा है डेट दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, कि वो लोग जो किसी ख़ास साल से मुंसलिक जानवर में के साल में पैदा हों, कि वो लोग जो मसलन 2020 है, लेट्स से वो स्नेक ईयर है। अब 2020 में कुछ लोगों का ये ख्याल है, सारे चाइनीज़ नहीं, कि 2020 में जितने भी उनके यहाँ जो नए न्यू बॉर्न बेबीज़ पैदा होंगे ना, उनका अकीदा है कि उनके अंदर सांपों की खसूसियात पाई जाएंगी, ये ख्याल है उनका। दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, वो जो ख़ास किस्म के जानवर के साल में पैदा हों, साल से मुंसलिक जानवर के साल में पैदा हों, मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की खसूसियात उन बच्चों में पाई जा सकती हैं। लास्ट पैसेज ऑफ 2.5 लाइन्स। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनियों का नया साल एक ऐसा वक्त है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान वाले को इकट्ठा हो जाना चाहिए, इन ऑर्डर टू गिव थैंक्स फॉर द ईयर डेट हैड पास, गुजरे साल के हवाले से नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए। एंड रीइनविगोरेट तकवीत देना, मजबूत बनाना। एंड रीइनविगोरेट देमसेल्व्स, अपने आप को तकवीत देने के लिए। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के चैलेंजेस का सामना करने के लिए, अपनी हिम्मत अफजाई के लिए चीनी ख़ानदान जो है ना वो इकट्ठा हो जाते हैं, या उनको इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो दीज वर द लास्ट 2 पैसेज। नाउ लेट अस सी द ट्रांसलेशन, अपना एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। ये आंसर क्वेश्चन में है, पेज नंबर 20 है मेरे पास। व्हेन डू डज चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट, कब शुरू होता है, ये लिखा है बुक के अंदर, बड़ा इजी सवाल है ये। व्हेन डू चाइनीज फैमिलीज डू थ्रू क्लीनिंग ऑफ देयर हाउस बिफोर न्यू ईयर डे, विच कलर इज नॉट अलाउड एंड विच कलर इज एनकरेज ऑन द चाइनीज न्यू ईयर एंड वाई। विच कलर इज नॉट अलाउड, ज़ाहिर देखा हमने कि ब्लैक कलर इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन विद द डेथ, बट रेड कलर इज एनकरेज्ड।
रेड कलर जो है ना इसको इनकरेज किया जाता है। इनकरेज करने की वजह ये होती है, उनका ख्याल है कि रेड कलर जो है ना इट वार्ड ऑफ बैड स्पिरिट्स, बदरूहों को ये दूर भगाते हैं। व्हाट डू डेकोरेशन डोर्स एंड विंडो सिंबलाइज, वो जो इश्तहारात दरवाज़ों खिड़कियों वगैरह पर लगाते हैं, लॉन्ग लास्टिंग उसका मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी होता है कि अच्छा साल गुजरेगा हमारा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ न्यू ईयर ईव डिनर, न्यू ईयर ईव डिनर के मौका पर जो खाना वगैरह होता है, फैमिली गैदरिंग होती है, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे वो ख़त्म करते हैं। और इसके अलावा वो जो अनमैरिड होते हैं उनको पैकेट्स वगैरह बड़े लोग एल्डर्स देते हैं, बच्चों को पैकेट्स वगैरह देते हैं। ये सारी डिटेल देखी लेसन में हमने। व्हाट डू द लिटरेट एनवेलप्स फिल्ड विद मनी सिंबलाइज, इसका भी देखा है। बाहर ये 7 सवाल आते हैं, इनको बेटे आपने तैयार करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें से अक्सर ना पैराग्राफ सालाना इम्तहान में आ जाया करते हैं। मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि जो डेज़ आर मूविंग वेरी फास्ट, दिन आपके बड़ी तेज़ी से गुजर रहे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से इनका तर्जमा आप लोगों ने तैयार करना है। पिछले लेसन का भी, इस लेसन का भी, तीसरा लेसन भी मैंने आपको करवा दिया है। तो टुमारो वी शैल स्टार्ट लेसन नंबर 4, ठीक चलिए। अच्छा बेटी, आज का टॉपिक है हमारा मियाँ नवाज शरीफ का दौर हुकूमत। बेनज़ीर के दोनों अदवार हमने देखे। आपको पता है कि आई वाज टेलिंग यू 1988 में जब जनरल ज़िया का त्यारा क्रैश हुआ था, तो बेनज़ीर जो थी वो पाकिस्तान वापस आई, इलेक्शन लड़े गए, वो कामयाब हो गई और वो पाकिस्तान की पहली ख़ातून प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मंजर आम पे आई। उन्होंने काफ़ी कुछ किया, लेकिन उसके बाद गुलाम इसहाक़ खान सदर जो थे उस दौर के, उन्होंने करप्शन वगैरह के इल्ज़ामात लगाकर बेनज़ीर की गवर्नमेंट को जो था ना वो डिज़ोल्व कर दिया, हुकूमत उनकी ख़त्म कर दी, असम्बलियाँ तोड़ दी गई 58(2)B का सहारा लेकर। एंड व्हाट इज़ 58(2)B, आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ़ टाइम्स। उसके बाद 90 में ही उनकी गवर्नमेंट गई थी बेनज़ीर की, तो दोबारा इंतखाबात करवाए गए। तो नवाज शरीफ जो थे वो मुल्क के वज़ीर आज़म, मुस्लिम लीग के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर मंजर आम पे आए। यहाँ से उनका पहला टेन्योर एज़ आ प्राइम मिनिस्टर, पहला टेन्योर उनका एज़ आ प्राइम मिनिस्टर जो है मियाँ साहब का, वो शुरू हो जाता है। उन्होंने आते सारी ज़रूरी पॉलिसी वगैरह का ऐलान किया किसानों। मैंने बताया ना कि पाकिस्तान बेसिकली इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। जो भी गवर्नमेंट आती है किसानों के हवाले से ज़रूरी पॉलिसी का लाजमी ऐलान करती है। 9th में देखा हमने सदर यूब खान ने ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान किया था, और पहले चैप्टर में देखा उसमें भी भुट्टो साहब ने ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान किया था। तो बहरहाल ज़रूरी पॉलिसी का ऐलान किया गया और कोशिश होती है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात वगैरह दी जाएँ, क्योंकि ये बैकबोन की हैसियत रखते हैं, ये अनाज वगैरह हमें प्रोवाइड करते हैं। बहरहाल तो उसके बाद निजकारी कमीशन का क्या अमल में लाया गया, ये सन था जी निजकारी कमीशन का 1991। 1991 में निजकारी कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। प्राइवेट सेक्टर में बैंकों के क़याम की हौसला अफजाई की गई और कई एक बैंकों को, कई एक इदारों को, सनती इदारों को और उनको जो है ये इन्होंने निजकारी कमीशन के ज़रिए प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। उनको निजकारी कमीशन के ज़रिए उनको फ़रोख्त कर दिया गया। इससे कौमी ख़जाने पर मस्बत असरात जो थे वो मरतब हुए। अच्छा जी, सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा ये बड़ी देर से चलता आ रहा था, क्योंकि दरियाए सिंध जो है वो चारों सूबों को सराब करता है। अगर और से हम देखें तो वो ये मसला रहता था। सिंधी कहते थे, सिंध सूबा सिंध कहता था, इसका नाम भी दरियाए सिंध है और ये गुजरता भी सारा उस हमारे इलाके से गुजर के जाता है। वहाँ जाकर वो उसका समंदर का बहर अरब का हिस्सा बनता है। तो लिहाजा इस पर जो पानी है ना उस पर हमारा हक फ़ाइक है, हमारा हक फ़ाइक है। हम ज़्यादा अख्तियार रखते हैं उसके पानी के इस्तेमाल का। तो जबकि दूसरे सूबों की इस हवाले से उनको एहसास महरूमी था। जब मियाँ साहब इनकी पार आती हैं, चूँकि चारों सूबों में गालिबन उनकी गवर्नमेंट थी, तो लिहाजा उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में चारों सूबों के दरमियान जो पानी की तकसीम का मुआहदा था, दरियाए सिंध की पानी की तकसीम का, उन्होंने बड़े अहसन तरीके से इस एक मुआहदे के ज़रिए इस मसले को, तनाज़े को हमेशा के लिए दफन कर दिया और सॉल्व कर दिया इसको। अब उसके बाद दोबारा ये मसला नहीं हुआ। बैतुल माल का क़याम जी एक सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए, ऑर्डिनेंस के बारे में आई हैव टोल्ड यू नंबर ऑफ़ टाइम व्हाट इज़ ऑर्डिनेंस। इट इज़ अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर given to the public or government and its tenure is only for 6 months। 6 माह इसकी मुद्दत होती है। जब असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो सदर एक हुक्मनामे के ज़रिए एक ऑर्डिनेंस जारी करता है। बेटे वो भी एक कानून होता है। तो एक बैतुल माल का क़याम जो था, बैतुल माल इस्लामी टर्म है, ये सहाबा कराम के दौर में बैतुल माल होता, अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, जिसमें गरीबों वगैरह की हेल्प वगैरह की जाती थी। तो बहरहाल बैतुल माल का क़याम अमल में लाया गया ताकि गरीब गुरबा अफराद की एक अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उनका पर्दा भी रहे, उनकी हेल्प की जा सके। ख़ारजा पॉलिसी में खासी मुस्बत तब्दीलियाँ की। अफ़गानिस्तान ये वो दौर था जब अफ़गानिस्तान में वार स्टिल कंटिन्यूइंग थी। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पर जाना चाहूँगा। ये गुलबुद्दीन हिकमत यार का एक ग्रोह था।
इसके अलावा अहमद शाह मसूद का एक ग्रोह था। इन दोनों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर रूस के साथ लड़ाई की। इन्होंने लड़ाई का मतलब है अपना दफा किया। जब रूस ने हमला किया था अफगानिस्तान में, अपनी फ़ौजें उतारी थी, इन दोनों ग्रुपों ने मिलकर रूस को शिकस्त दी। पाकिस्तान ने भी इनकी एआनत की, हेल्प वगैरह की। और जब वो रूस वहाँ से चला गया, फिर आपस में लड़ना शुरू हो गए कि आई विल बिन द पर, आई विल बिन द पर, मेरी गवर्नमेंट होगी, मेरी गवर्नमेंट होगी। तेरा मेरा का चक्कर पड़ गया वहाँ पे। उसका मंतकी नतीजा ये निकला कि अफ़गानिस्तान पहले रूस की वजह से वहाँ तबाही और बर्बादी हो रही थी, फिर इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो गई। तो नवाज शरीफ ने इस मसले को हल करवाने के लिए बड़ा कुलीदी किरदार अदा किया और किसी हद तक वो इसमें कामयाब भी रहे थे। कश्मीर इशू को भी उन्होंने थोड़ा सा मज़ीद आगे प्लस करने की कोशिश की और इंडिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात के क़याम पर ज़ोर दिया, मसला कश्मीर के हवाले से भी। लेकिन ये जस्ट उनकी कोशिशें थी, अमलन कुछ ना किया जा सका। उसके बाद है जी अवामी मनसूबे, अवामी फलाह बहबूद के लिए नए नए मनसूबे बनाए गए, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की गई। नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफ़ी, नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफ़ी, बेटे ग़ुलाम इसहाक़ खान ने पहली असम्बली तोड़ी 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असम्बली तोड़ी। वो ठीक है, उनकी असम्बली डिज़ाल्व हो गई, इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ आ गए। अब वो इतने क्या उनको कहना चाहिए, ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को गलत अल्फाज में लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। बड़ा नुकसान पहुँचाया उन्होंने पाकिस्तान को बाहर हालना। बेटी जब इलेक्शन होते हैं, असम्बली टूटती है, जब इलेक्शन होते हैं ना, करोड़ों अरबों रुपया लग जाता है। वो किसका पैसा होता है? वो पब्लिक का पैसा होता है। ये बैठे हुए जो जी चाहते इनका कर देते हैं, पब्लिक का सरमाया होता है, पब्लिक का पैसा होता है जिस पर ये लोग ऐश करते हैं। बहरहाल तो उन्होंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को भी जो था ना, वो इनके इख्तलाफात हो गए आपस में अख्तियारात के हवाले से लिहाजा उन्होंने अगेन नवाज शरीफ की असम्बली जो थी ना, वो डिज़ोल्व कर दी, असम्बली डिज़ोल्व कर दी। और बलक शेर मज़ारी को जो कायम मुकाम निगरान जो था प्राइम मिनिस्टर, वो बना दिया गया। बलक शेर मज़ारी को मुस्लिम लीग ने इसके प्रेसिडेंट के इस एक्ट के ख़िलाफ़ जो था ना, इस अमल के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी। वो जब उस ज़माने में अदालत उज़्मा के जो फाजिल जजेस थे, उन्होंने सदर के किए गए फ़ैसले को गैर आइनी करार देते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल कर दिया। मैंने बताया ना कि तेरा मेरा का रफड़ पड़ गया था, हुकूमत तो बहाल हो गई, लेकिन द कंट्रोवर्सीज बिटवीन नवाज शरीफ एंड ग़ुलाम इसहाक़ खान रिमेन्ड ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ते गए, इख्तलाफात उनके बढ़ते गए, इस हद तक बढ़ गए कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए कि बाअमर मजबूरी थोड़ी मुदाखलत फ़ौज ने भी की। फ़ौज की मुदाखलत की वजह से नवाज शरीफ हैड टू रिज़ाइन, इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब की असम्बली नहीं टूटी थी, इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। इनके इस्तीफ़े के साथ साथ ग़ुलाम इसहाक़ खान को भी अपनी सीट से हाथ धोना पड़े। और मुल्क के जो थे निगरान वज़ीर आज़म जो थे, मोइन कुरैशी माहिर इक़्तिसादियात थे, IMF से उनको बुलाया गया और इनको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये था बेटे पहला नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत ज़रिए पॉलिसी का ऐलान किया, निजकारी कमीशन का क़याम किया। इसके तहत इदारे जो थे वो फ़रोख्त कर दिए गए और प्राइवेटाइजेशन की हौसला अफजाई की गई। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में कई बैंक वगैरह बनाए गए। पानी की तकसीम का उन्होंने तनाज़ा हल कर दिया, बैतुल-माल का क़याम, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी काविश थी। खारजा पॉलिसी में मस्बत तब्दीलियाँ लाई गई, अवामी मनसूबे बनाए गए और नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफ़ी उसने ग़ुलाम इसहाक़ खान ने पहले असम्बली तोड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फ़ैसले को गैर आइनी करार देते हुए प्रेसिडेंट के फ़ैसले को, असम्बली को बहाल कर दिया। फिर इंटू पार आ गए, इख्तलाफात बढ़ गए, इतने इख्तलाफात बढ़ गए कि फ़ौज को थोड़ी सी मुदाखलत करना पड़ी और नवाज शरीफ हैड टू रिज़ाइन फ्राम हिज डेजिग्नेशन, अपने ओहदे से नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा देना पड़ा। इज़ इट क्लियर जी? इनको अच्छे तरीके से मेरा बेटा कीजिएगा। तो रेस्ट ऑफ द इशूज़ विल बी डिस्कस टुमारो। गॉड ब्लेस यू, फ़ी अमानिल्लाह।